नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगाना चाहते हैं। राज ठाकरे को क्या निर्देश दिए गए हैं, इसकी चर्चा महाराष्ट्र में बहुत तेजी से होने लगी है। जिस तरह एक कार्यक्रम में राज ठाकरे के परिवार के बच्चों को उन्होंने गोदी में खिलाया प्रधानमंत्री ने, उससे समझ में आ रहा है कि प्यार का संदेशा ये दूर तक जा रहा है। एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगाने की कोशिश उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ बंगाल में क्या दांव है, ये मैंने दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से पूछा, और ये पूछा कि योगी आदित्यनाथ और गडकरी अब कर क्या रहे हैं। अच्छी बातचीत है। 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया। जी धन्यवाद संजय जी। मलिक साहब, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के कुछ बुरे दिन आ रहे हैं। जिस तरह के तेवर उन्होंने पिछले दिनों दिखाए और कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, तो बीजेपी उन्हें समझा रही है कि आप हैं क्या। राज ठाकरे से एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की मुलाकात, उनके बच्चे को, उनके बेटे के बच्चे को प्रधानमंत्री जी जिस दुलार से के साथ खिला रहे हैं, और बीच में दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए, तो क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के मिलने जुलने का कुछ रास्ता बनाया जा रहा है कि शिंदे को बाहर किया जाए, एक नया गठजोड़ बनाया जाए? कुछ ऐसी चर्चाएं हवा में तैरने लगी हैं। क्या इन चर्चाओं में बल है? अचानक प्रधानमंत्री का राज ठाकरे पे इतना प्यार आ जाना, कहीं तो कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी चर्चाएं हैं। क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। हमें तो शक उसी दिन हो गया था जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे और उनकी पार्टी में वापसी हुई। इतनी तलखी दोनों भाइयों में थी, इतनी आसानी से कैसे एकाएक वो हो गए। तो हमारे सूत्रों ने और हमने जो जानकारी करी उसमें पता लगा कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को और पूरे ठाकरे परिवार को वापस उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। क्योंकि शिंदे को साथ लेके जितना मधु चूसना था भारतीय जनता पार्टी को, वो मधु चूस चुकी है। अब शिंदे जो है वो बेकार खाली बर्तन हो गए। अब उनको फेंका जाए, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। अब उनका जितना यूज होना था, वो फूके हुए कारतूस है, उनको फेंक दिया जाए। और उसी की वानगी है कि आप देखते हैं कि फडणवीस जो है लगातार उनके साथ झगड़ा मोल ले रहे हैं, और दिल्ली में उनकी कोई बातचीत चल नहीं रही है। शिंदे को कोई पूछ नहीं रहा है। चर्चा तो यहाँ तक है कि शिंदे के जितने सांसद हैं लगभग सबसे बात हो चुकी है, और सब वापस उद्धव ठाकरे की शिवसेना में वापस जाने को लगभग तैयार हैं। तो एक नई राजनीतिक महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चर्चा उसी दिन से चल रही है जिस दिन दिल्ली में राज ठाकरे से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। इधर से जो है इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ चल रहा था, और पुतिन की फ्लाइट जैसे ही उड़ी, तुरंत जो है मोदी जी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए, जहां राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के साले की शादी थी। और वहां पे एक वीडियो लीक हो गया जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी तो कानाफूसी महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में और दिल्ली में एक आध जगह चल रही थी। जब से वो वीडियो लीक हुआ तो ये चर्चा का विषय बन गया है। और इसमें यह है कि इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं तो मुझे समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर घबराई हुई दिखाई देती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि दो घटनाएं बड़ी अगर आप देखते हैं पिछले दिनों, कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ ये हुआ कि उनसे आपने गृह मंत्रालय भी ले लिया और स्पीकर भी ले लिया, और जिस प्रकार से कुशवाहा के एमएलए को तोड़ने की बातचीत चल रही है, और उनकी जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें भी तोड़फोड़ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या करेगी, उसकी आशंका को देखते हुए चौकन्ने नीतीश कुमार हो गए। और दूसरा जो आप ये इंडिगो का कारनामा देख रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर चंद्रबाबू के बेटे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिगो के बहाने चंद्रबाबू के बेटे को हटा के भारतीय जनता पार्टी ये मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती हो। और ऐसे में अगर कोई तलखी पड़ती है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू एक झटके में बाहर हो जाते हैं,
तो ऐसे में इन सबको साधना बहुत जरूरी है, चाहे उसमें ठाकरे हो, चाहे उसमें आपके पंजाब की अकाली दल हो, चाहे ममता बनर्जी को ये समझाना हो कि हम आपको थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन आपको कांग्रेस से उचित दूरी बनानी पड़ेगी। हालांकि मेरे पास खबरें ये भी हैं, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, कि संपर्क साधा गया है राम गोपाल जी से भी, और उनको भी कहा गया है कि अखिलेश को थोड़ा कांग्रेस से उचित दूरी बनाने के लिए कहिए, क्योंकि कांग्रेस को अकेला कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए संसद के अधिवेशन से एक दिन पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर दोबारा एफआईआर की गई, ताकि जो कांग्रेस का अपना निजी मुद्दा है उस पर सहयोगी दल क्यों आए। जाहिर सी बात है, अगर कोई मामला उठता है सदन में, चाहे वो सोनिया गांधी का मुद्दा हो, चाहे वो राहुल गांधी के एफआईआर का मुद्दा हो, तो इस पर ममता बनर्जी और अखिलेश उनके साथ खड़े होंगे, इस पर थोड़ा सा संशय सबको है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश कर रही है कि हाउस में उसको कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, समर्थन वापस ये दोनों लोग ले लेते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरा एक ऑप्शन तैयार रखना चाहती है, जिसके मध्यांतर अगर आप देखते हैं, ये जो शिंदे और शिवसेना वाली कहानी है, ये एकाएक शुरू हो गई है। जी देखो ठीक है ना कि ये बन सकता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों शायद चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल प्रमुखता से आगे ना आए। और कम से कम बीजेपी ने तो खुलेआम ये ऐलान कर दिया था, आपको याद होगा जेपी नड्डा ने बिहार में एक जगह कह दिया था कि हम क्षेत्रीय दलों की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस भी सरवाइव कर पाएगी? अगर रीजनल पार्टी ना हो, कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती हैं उसमें रीजनल पार्टी की एक बड़ी खास भूमिका रही है। तो कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों से अलग होती है या क्षेत्रीय दलों को ये समझाया जाता है अलग हो जाओ, तो ये कांग्रेस के लिए क्या झटका हो सकता है? नहीं, बिल्कुल झटका हो सकता है। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है जो हम देख रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को अकेला किया जाए। आज अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के साथ कोई भी प्रमुख दल बहुत आगे बढ़ के चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, तीसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जिस प्रकार से अग्रेसिव होके पहले कांग्रेस के साथ दिखाई देते थे, जब हमने देखा कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में जब सब लोग बाहर धरना दे रहे थे, तो एक कोने में समाजवादी पार्टी थी, दूसरे कोने में कांग्रेस पार्टी थी। तो ये दूरी का मतलब हमें समझ में आता था कि कहीं ना कहीं चिपक के नहीं चलना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप प्रत्यारोप, या भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे कांग्रेस को घेरना चाहती है, उस घेराई में समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और दूसरे सहयोगी दल नहीं आना चाहते। और यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यही भारतीय जनता पार्टी ने पासा फेंका है कि इसमें वो लोग फंस जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है। दूसरी जो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी, और चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की ये रणनीति रही है कि क्षेत्रीय दल काबिज न हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का काम किया है। कई राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां हुई हैं। दूसरी चीज है कि इसमें पीछे कांग्रेस भी नहीं रही। अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले देखेंगे, या उससे भी पहले आप जाएंगे, कि कांग्रेस की रणनीति रही है कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त किया जाए। क्योंकि कांग्रेस आज सबसे ज्यादा दुखी क्षेत्रीय पार्टियों से ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो। तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अभी लाभ जहां जहां मिल रहा है। चाहे आप हरियाणा देखिए, वहां पे भी क्षेत्रीय दल थे, लेकिन वहां आज भारतीय जनता पार्टी है। चाहे आप उत्तराखंड देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे आप उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, तो सब जगह क्षेत्रीय दल पैदा हो गए थे। वो दल समाप्त हो, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दिल से चाहती है कि अगर ये क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम निपट सकते हैं बाद में। हालांकि अभी तत्काल फौरी तौर पर नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन लंबे समय में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। इस रणनीति पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सोचती तो है। जी हाँ, ये बात तो ठीक है कि अगर रीजनल पार्टी खत्म हो जाएंगी तो शायद नेशनल पार्टी को फायदा होगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है।
वो दौर अलग चला गया कि जब रीजनल पार्टी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन अगर आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक देखेंगे तो रीजनल पार्टी कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और उनके बिना राष्ट्रीय पार्टियों का वर्षा। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में भी संजय निषाद को, राजभर को, अनुप्रिया पटेल को, इन सबको संग में लेकर ही बीजेपी को लड़ना पड़ता है, क्योंकि अब जाति के आधारित राजनीति जितनी मजबूत होती जाएगी, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण होती जाएगी। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल का नया नाटक, आपको याद होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाई थी प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के पिछले चुनाव से पहले, और इस बार वंदे भारत कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। वंदे भारत ट्रेन चलाई थी, वंदे मातरम गीत होना होगा। तो वंदे भारत की ट्रेन को लेकर विवाद हुआ था। एक ट्रेन के उद्घाटन पे 4 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया था, केवल हरी झंडी दिखाने के वीडियो का। इतना तो बढ़िया बढ़िया ये काम करते हैं, और वंदे मातरम को लेकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वंदे मातरम को लेकर जो विवाद हो रहे हैं, प्रियंका गांधी ने जो धुलाई करी है पार्लियामेंट की, ये मुद्दा कहां तक जाएगा, बंगाल में कितना असर डालेगा ये? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, कई बार भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की चीजों पे हमें अफसोस भी होता, हंसी भी आती है, और ये भी लगता है कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं और जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आप कभी कहते थे कि भारत में रहना होगा, वंदे भारत कहना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। फिर आप एक कहते हैं कि पार्लियामेंट के सदन से एक दिन पहले आप ऑर्डर निकाल देते हैं कि पार्लियामेंट के सदन में कोई भी वंदे भारत की नारा नहीं लगाएगा, वंदे भारत मातरम। माता की भारत माता की जय नहीं लगाएगा, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएगा। और उसके बाद आप मजाक देखिए कि वो वंदे मातरम पे आप बहस कर रहे हैं लोकसभा में, और नारे पर रोक है और बहस चल रही है 150 साल पुराने मामले पे। और जो मामला हमारे सामने बैठा है, जो लाखों यात्री एयरपोर्ट पे बैठे हैं, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, और हम बहस कर रहे हैं वंदे मातरम पे। कितनी मजाकिया बात है। और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगे पड़े हैं। आज प्रधानमंत्री जी का लगभग 1 घंटे का भाषण हुआ। उन्होंने मुझे लगता है दर्जनों बार नेहरू का नाम लिया, मुस्लिम लीग का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने एक बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं लिया, ना हिंदू महासभा का नाम लिया, ना अपना बताया कि उनके पुरखों ने क्या किया। आप उधार के, चाहे वो पटेल साहब हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, उनकी बात आप करते हैं। अरे भाई, वो तो कांग्रेस के थे। आप बताइए ना, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, वो क्या कर रहे थे, उनका गुणगान करिए थोड़ा पार्लियामेंट में। इसीलिए प्रियंका गांधी का भाषण अगर आप देखेंगे, बिंदुवार प्रधानमंत्री पे उन्होंने जब धोना शुरू किया प्रधानमंत्री जी को, और उसके बाद जब आपने देखा कि जो उप नेता है विपक्ष के गोगोई साहब, जब गोगोई साहब ने धोना शुरू किया तो मोदी जी भाग खड़े हुए, तो मोदी जी चले गए और उनके पीछे पीछे स्पीकर ओम बिरला चले गए। और आपदा में अवसर तलाशते हुए आपके मित्र आ गए, परम मित्र उत्तर प्रदेश वाले जगदम्बिका पाल जी, और उनको लगा अरे आज तो पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसे ही सदन के निकल के गए हैं, और वो अपने केबिन में बैठ के तो टीवी पर देख रहे होंगे बहस। भाई तरुण गोगोई तो जो है, वो तो धो रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तो वो तो गर्मा गर्म बहस जरूर देख रहे होंगे। तो उन्होंने लगातार बीच में टोका टाकी शुरू कर दी, और गोगोई साहब ने कहा यहां मैं आपसे तर्क वितर्क करने नहीं आया हूं, मैं अपना भाषण देने आया हूं। तो उन्होंने क्या है कि उनका तारतम्य तोड़ने की भरपूर कोशिश जगदम्बिका पाल ने की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि उनको बुखार चढ़ गया ओम बिरला जी को, कि ये जो क्रांतिकारी आए हैं और प्रधानमंत्री जी की नजर इन पे पड़ गई, कहीं मेरी कुर्सी ना जाती रहे, क्योंकि ये कुर्सी पे चिपक जाते हैं, कुर्सी खाली दिखते ही ये बैठ जाते हैं। आपको याद होगा एक दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी, और कल्याण सिंह कहाँ गए बाथरूम और ये कुर्सी पे बैठ गए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इससे आज रात को नींद मुझे नहीं लगता कि बिरला जी को आएगी, और जगदम्बिका पाल आज जो है बड़े गदगद है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री की नजरें इनायत इधर हो जाए। तो इस तरह की चीजें सदन में चल रही हैं। आज मुझे लगता है कि सबसे अच्छा भाषण प्रियंका गांधी और गोगोई का बहुत अच्छा भाषण था। उन्होंने तथ्यों को और पॉइंट वाइज, प्रियंका गांधी ने जो जबरदस्त भाषण दिया, उन्होंने कहा कि आप जो है प्रधानमंत्री जी पूरी सूची बना लीजिए और एक दिन बहस रख लीजिए नेहरू पे, कांग्रेस पे और मुस्लिम लीग पे,
और निपटाइए, इसको खत्म करिए, और उसके बाद हम महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो डॉलर गिर रहा है उस पर एक बहस हो जाएगा। देखिए क्या पिन ड्रॉप साइलेंस पार्लियामेंट में हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के और मंत्रियों के चेहरे डाउन हो गए, ऐसे पसीना आ गया जैसे सबको। तो इस तरह की गर्मा गर्म बहस आज देखने को मिली। और प्रधानमंत्री जी के भाषण का अगर विश्लेषण करते हैं, एक बार तो उन्होंने माफी भी मांगी, कई झूठों से भरा हुआ उनका भाषण था और कई लोगों ने उनका झूठ पकड़ लिया। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, जब शुरू करते हैं ऐसी लय में बह जाते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि मैं कई सारी ऐसी चीजें बोल देता हूँ। अच्छा प्रियंका, आज तो महादेव ऐप सट्टेबाजी को भी लेके प्रियंका गांधी ने घेराबंदी कर डाली कि भैया प्रधानमंत्री जी अपना कार्यालय देख लो, सट्टाबाजी हो रही है वहां पे। हिरेन जोशी जो हैं प्रधानमंत्री कार्यालय पे एक ऐसा दाग बन गए हैं जो सुलझा ही नहीं सुलझा। ये कहानी क्या है, कोई बोलने को तैयार नहीं कि हरेन जोशी जिम्मेदार हैं नहीं है। महादेव ऐप सट्टा वाले का मामला क्या है, क्या सट्टा वाकई में पीएमओ से हो रहा था? हिमाचल कैडर का रिटायर्ड आईएएस वो महेंद्र नाटा विनय मालू की क्यों मदद कर रहा है, जो ईडी सीबीआई के चंगुल में आ गए, बड़ी बाद में किसी तरह निकले हों बाद में। ये खेल क्या है? इस खेल के पीछे कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन पीएमओ कार्यालय पहली बार एक दबाव में आया है, दाग उठे हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय पर। ये क्या बहुत ज्यादा भारी या नुकसान होगा, क्या लग रहा है आपको भविष्य में? नहीं संजय जी, ये चीजें आई कहां से निकल के? प्रधानमंत्री के दफ्तर में सेंध लग गई है। तो आप तो वहां छत्तीसगढ़ में ढूंढ रहे थे, छत्तीसगढ़ में सीएम और उनके बेटे पे बता रहे थे कि महादेव का सट्टा तो वो चलाते हैं, और ये तो सट्टा घर से ही चल रहा था। ये तो बिल्कुल दिए के नीचे अंधेरा, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो बहुत सारी चीजें हो गई। खबरें जो दिल्ली में चल रही हैं कि नंबर 2 वायदा याद दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आपने कहा था कि 75 साल के बाद आपका नंबर आएगा, और अब 75 साल हो गए हैं, तो कुर्सी खाली कीजिए। अभी थोड़ा करंट लगाया है उन्होंने, अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी वाली बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी तो नंबर 2 ने कहा है कि भाई साहब थोड़ा सा स्पेस बनाइए, अगर ये स्पेस नहीं बनता है तो फिर बड़ा ब्रह्मास्त्र चलेगा। शायद इसीलिए तो कहीं राज ठाकरे और बाकी लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत सारी चीजें हैं संजय जी, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि शुभ मुहूर्त 2026 में निकलेगा। 25 को निकलने दीजिए आप चुपचाप, 25 से निकल जाए, 26 में कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। आपके पंडित जी भी यही कहते हैं। वो जो है रावत साहब एक पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है कि आजकल अश्विनी वैष्णव बहुत आगे चल रहा है रेस में, वो ट्रम्प का साबित हो सकते हैं। नंबर है अश्विनी वैष्णव के और प्रमोशन का, या निपटाए जाएंगे? देखिए संजय जी, एक चीज, हर चीज की एक लिमिट होती है, और जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जब आप बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको वापस ही आना होता है। वापसी की बेला है। वापसी की बेला में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ हमारे मित्र चले गए वो आईएएस यूपी वाले, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये देखिए, नेताओं से नौकरशाह, नौकरशाह से पत्रकार, और पत्रकार के बाद कुछ ऐसे नौकरशाह भी आएंगे जिनका नाम आप ले रहे हैं। अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी को थोड़ा बहने दीजिए, ताकि 2026 आ जाए, तब आपको नई नई कहानियां पता चलेंगी। अभी इन तमाम तथ्यों के हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि जिस पे हम खुल के बोल सके, लेकिन चीजें हैं अंदर, पक रही हैं, और बहुत जल्दी ये पिटारा खुलेगा, और इसमें से बहुत सारी नई नई चीजें निकलेंगी। अगर किसी के पास सबूत होते, किसी के पास कोई बहुत मजबूत चीजें होती, तो सुब्रमण्यम स्वामी अपना ट्वीट डिलीट नहीं करते। वो भी एक कदम पीछे उन्होंने लिया है, लेकिन शगुफा तो उन्होंने छोड़ दिया है, और शगुफा छोड़ते ही विकेट भी गिरे हैं, बिजली भी चमकी है, आपको भी चीजें दिखी हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो जब बड़ा बिजली कहीं गिरेगी, बड़ा विस्फोट होगा, तो वो सबको समझ में आ जाएगा। तो लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो नए साल में ही होगा, और वो 26 दिसंबर के बाद नए साल के आसपास ही कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बस आपको हिंट देती जी। अच्छा, बीच में पार्टी के अध्यक्ष कहाँ खो गए? वो पार्टी अध्यक्ष बनने थे, वो गायब हो गए बिल्कुल। जेपी देखिए नड्डा की संजय जी, लॉटरी।
देखिए संजय जी, क्या होता है कि कई सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं, जैसे हम लगातार चर्चा करते थे कि भारतीय जनता, अब आप ये देखिए, सिविल एविएशन क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, किसी एक व्यक्ति ने सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है? आप मुझे बताइए, आप डीजीसीए डीजीसीए डीजीसीए, इंडिको इंडिको, अरे भैया कौन है इंडिको, कौन है डीजीसीए? सरकार चला रही है, सरकार की एक एजेंसी है डीजीसीए, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? मंत्री का इस्तीफा लोग क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये ऐसे अंधभक्त हैं जो हवाई जहाज में घूम रहे हैं। यही तो थे जब वहां जा रहे थे, प्रयागराज में, इलाहाबाद जा रहे थे कुंभ में, और जो है 5,000 का टिकट 50,000 में ले रहे। अभी बिजनेस क्लास वाले हैं उनकी भी तो फ्लाइट रद्द हुई है, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि इकोनॉमिक वालों की हुई है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अब उसी तरह से जो आपने सवाल पूछा अध्यक्ष का, इतनी चर्चा हो गई है, अब तो हम जैसे लोगों को लोग घेर ले रहे हैं कि आप तो कह रहे थे अगले महीने बन जाएगा, आप तो कह रहे थे बिहार के इलेक्शन से बन जाएगा, पहले आप कह रहे थे दिल्ली इलेक्शन के बाद बन जाएगा। वो तो ऐसे सोचते जैसे मुझे ही बनाना है। अरे भाई, जैसी सिचुएशन थी, जैसी सूचनाएं थी, हमने आपको दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बना रही, भारतीय जनता पार्टी में ही 75 का फॉर्मूले पे बहस शुरू हो गई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ही पता था कि बहस 75 पे चली जाएगी बिहार चुनाव के बाद। अब मुद्दा बदल गया है, अब उस मुद्दे में जो है अध्यक्ष का मुद्दा खो गया है। अब मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो राज ठाकरे का मुद्दा महत्वपूर्ण है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा। तो थोड़ा दिन जो है बहस, चर्चा, राजनीति ठाकरे जी पे कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा थोड़े दिन साइड पर रख दीजिए। देखो, ठीक बात कर रहे हो। आपने जगदम्बिका पाल का याद किया तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि लखनऊ में शहीद पथ एयरपोर्ट से जब आप निकलेंगे तो शहीद पथ के नीचे एक बाईपास बनना था। बाईपास बनते ही सामने डीपीएस स्कूल आ गया, गलत तरीके से, इलीगल से, बहुत तरीके से, बहुत सरकारी जमीन का बना हुआ है। पता चला कि साहब जगदम्बिका पाल साहब का है, परिवार का है। पूरा रास्ता ही मोड़ दिया गया। नेताओं का ये जलवा होता है, यहाँ बैठ के नियम कायदे की बात करते हैं, खुद सरकारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। खैर, ये अलग विषय है। लेकिन राजनीति की जो दिशा है, योगी आदित्यनाथ क्या बैकफुट पर आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप कांड हुआ है उसमें धनंजय सिंह की, पूर्व सांसद की भूमिका बहुत स्पष्ट तौर से नजर आ रही है लोगों को। और धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, एसटीएफ के अफसरों के बहुत करीबी हैं। क्या इस कफ सिरप कांड के बाद जो ईडी ने जांच शुरू की है, क्या छींटे कहीं और ऊपर तक भी जा सकती हैं? देखिए संजय जी, ये आपको समझना होगा, चाहे कप सिरप कांड हो, चाहे बाकी चीजें हो, ये तल्खी लगातार दिल्ली और लखनऊ में चल रही है। दोनों तरफ मजबूती से युद्ध चल रहा है। जिसका मौका बैठता है कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। कई बार घायल होता है सामने वाला, कई बार नहीं होता है, उसकी बानगी आपके सामने है। चाहे आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, चाहे आप आज की डेट में चीफ सेक्रेटरी का मामला देखिए, चाहे उससे पहले आप पावर मिनिस्टर का मामला देखिए। कहीं केंद्र कई बार ऊपर आ जाता है और कई बार लखनऊ ऊपर आ जाता है। ये जो बाबा की और दिल्ली की लड़ाई चल रही है, अभी इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक तो मुझे ये दिखाई नहीं देता है। दूसरा ये नूरा कुश्ती है, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये जो भी आप देखेंगे, मैं फिर आपको वहीं ले जाता हूं जहां मैंने छोड़ा था कि 2026 के पहले महीने तक इंतजार करें, इंतजार कीजिए जनवरी तक, फल मिलेगा आपको फरवरी तक। ये लाइन सही है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आप अच्छी सी लाइन देके विदा हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।